नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 8, जिसमें कार्यपत्रक 96 से 100 तक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अध्ययन करते हैं कार्यपत्रक 96, जिसमें दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। तो इसमें पहला है, दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसको पढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़ शूरवीरों का शहर है जो पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। चित्तौड़गढ़ का यह किला राजपूतों की वीरता तथा नारी के अद्वितीय साहस की ढेर सारी कहानियों का गवाह है। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की राजधानी थी। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। इसे सभी दुर्गों का सिरमौर भी कहा जाता है। यह किला बेड़स नदी के किनारे बना है। दुनिया भर से लोग यह किले को देखने के लिए आते हैं। तो अब इसमें से प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर लिखेंगे, चित्तौड़गढ़ पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ का किला कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ का किला है वो बेड़स नदी के किनारे स्थित है। तीसरा प्रश्न है, अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। तो सिरमौर का अर्थ होता है सिर का ताज। तो अर्थ वाक्य लिखेंगे, हिमालय है वो भारत का सिरमौर है। उसके बाद बलिदान है तो न्यौछावर होना देश के लिए। तो देश के आज़ादी के लिए देश के अनेक वीरों ने अपना बलिदान दिया, तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। शूरवीर है तो ये वीर योद्धा के लिए आता है। तो प्रताप है वे मेवाड़ के शूरवीर थे। अद्वितीय, इसका मतलब होता है अनोखा। तो चित्तौड़गढ़ का जो कीर्ति स्तंभ है वो अद्वितीय है, देश में अद्वितीय, उसके जैसा कोई नहीं है। चौथा प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ का किला किसका प्रतीक है? तो उत्तर लिखेंगे, चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। साहस का वीरता हो जाएगा, विश्व का संसार और दुर्ग का किला हो जाएगा। छठा प्रश्न है, भारत के प्रसिद्ध किलों के नाम और वह किला कहाँ स्थित है लिखिए। तो किले का नाम और स्थान लिखना है। तो लाल किला दिल्ली में है, कुंभलगढ़ का किला है वो राजसमंद में है, मेहरानगढ़ है वो जोधपुर में है। इस तरह अनेक किले हैं वो बनाए गए हैं। इसके बाद कार्यपत्रक 97 में है, दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। तो इसको पढ़ते हैं। सांची की पहाड़ियों के बीचों बीच विशाल अर्ध गोलाकार गुंबद के रूप में एक स्तूप स्थित है। इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। इसके शीर्ष पर कटघरे नुमा दीवार है जिसे वेस्टनी कहते हैं। इसके मध्य एक के ऊपर एक 3 छतरियाँ हैं। स्तूप के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है जो पत्थर की वेस्टनी से घिरा है। इस पर चढ़ने के लिए दक्षिण दिशा में 2 सीढ़ियाँ हैं। स्तूप के चारों ओर जमीन पर एक और वेस्टनी है जिस पर 4 प्रवेश द्वार हैं। इनकी ऊंचाई 10 मीटर है। ये प्रवेश द्वार बालू पत्थर से बने हुए हैं। यहाँ महात्मा बुद्ध से संबंधित प्रतीक चिन्ह है। वृक्ष उनके ज्ञान और उनके निर्वाण के प्रतीक हैं। तो इसमें से अब प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, प्रदक्षिणा पथ पर चढ़ने के लिए किस दिशा में सीढ़ियाँ हैं? तो विकल्प है पूरब, उत्तर या दक्षिण। तो हमारा उत्तर होगा दक्षिण। ब में है, स्तूप के प्रवेश द्वारों की ऊंचाई लगभग कितनी है? 12 मीटर, 10 मीटर या 15 मीटर। तो हमारा उत्तर होगा 10 मीटर। इसके बाद स में है, वृक्ष किसके ज्ञान का प्रतीक चिन्ह है? गुरु नानक के, श्री राम के या महात्मा बुद्ध के? तो हमारा उत्तर होगा महात्मा बुद्ध के। इसके बाद प्रश्न दूसरा है, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो 3 शब्द है, बलुआ पत्थर, वेस्टनी और महात्मा बुद्ध। तो अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे प्रवेश द्वार से बने हुए तो बलुआ पत्थर लिखेंगे। ख में है, प्रतीक चिन्ह से संबंधित है तो महात्मा बुद्ध हो जाएगा। और ग में है, स्तूप के चारों ओर जमीन पर एक और है, एक और मतलब एक साइड में एक दिशा में वेस्टनी है तो यहाँ वेस्टनी लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है, अगर आप अपने परिवार के साथ दर्शनीय स्थल पर हैं और भीड़ के कारण परिजनों से बिछुड़ जाते हैं तो आप क्या करेंगे? तो हमारा उत्तर है, यदि हम अपने परिजनों से बिछुड़ जाते हैं तो सबसे पहले पुलिस नियंत्रण कक्ष से मदद लेंगे।
फिर किसी से फ़ोन लेकर परिवार वालों को अपना पता बताएंगे जिससे वे वहाँ पहुँच सकेंगे। तो इस तरह हम उत्तर यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद कार्यपत्रक 98 है, दक्षता है समाचार को पत्र को पढ़कर अपनी समझ विकसित कर पाना। तो इसमें है बांदीपुर बाघ अभयारण्य में प्रधानमंत्री मोदी। बाघ शेरों के संरक्षण के लिए पीएम ने लॉन्च किया बिग कैट्स अलायंस। तो इसमें है मैसूर कर्नाटक, ये शुरू किया गया है, वहाँ से सूचना प्रसारित की गई है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस लॉन्च किया। इसका उद्देश्य बिग कैट परिवार की 7 प्रमुख प्रजातियों की रक्षा और संरक्षण करना है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर उन्होंने कहा, भारत में 2022 में 3617 बाघ गिने गए। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। यह संयोग ही है कि दुनिया के कुल बाघों के 75% भारत में है। बाघ संरक्षित क्षेत्र 75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है और 10-12 साल में देश में बाघों की आबादी 75% बढ़ी है। मोदी बांदीपुर बाघ अभयारण्य भी गए, वहाँ जीप सफारी की और जैव विविधता की झलक देखी। अब इसमें से प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रधानमंत्री ने रविवार को क्या लॉन्च किया? तो इसमें हमारा उत्तर होगा बिग कैट्स अलायंस। दूसरा है, इस कार्यक्रम को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो जो विकल्प है इनमें से हमारा उत्तर होगा बाघ शेरों का संरक्षण करना। तीसरा प्रश्न है, भारत में 2022 में बाघ गिने गए। तो हमारा विकल्प आएगा इसमें तीसरा 3617 बाघ। इसके बाद एक और दे रखा है, इसको पढ़ते हैं। एक समाचार पत्र है, पीएम श्री योजना में प्रदेश के 402 विद्यालयों का चयन। इसको पढ़ते हैं, बीकानेर @पत्रिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत शिक्षक दिवस पर सरकारी स्कूलों के लिए पीएम श्री योजना शुरू करने की घोषणा की थी। इस योजना में पूरे देश में 14,597 सरकारी विद्यालयों का चयन किया गया है। इसमें राजस्थान के 402 विद्यालय शामिल हैं। इन सभी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं जुटाई जाएंगी। देश के स्कूलों को मॉडल स्कूलों का दर्जा देने के लिए 27,360 करोड़ रुपए का बजट भी स्वीकृत किया गया है। इसमें से 60% राशि केंद्र तथा 40% राशि राज्य सरकार वहन करेगी। प्रत्येक स्कूल में 2 से 2.5 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है। इन स्कूलों को चयनित करने के लिए नवंबर-दिसंबर में संस्था प्रधानों ने ऑनलाइन आवेदन किए थे। योजना के तहत 2027 तक स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। इसमें अब प्रश्न दिए गए हैं, पीएम श्री योजना में राजस्थान के विद्यालयों का चयन हुआ, तो इसमें कितने विद्यालयों का चयन हुआ? तो इसमें हमारा उत्तर आएगा 402। पांचवा प्रश्न है, इस योजना के तहत स्कूलों को बनाया जाएगा, तो इसमें जो स्कूलों को बनाया जाएगा वो है मॉडल स्कूल। इसमें हमारा उत्तर आएगा 6। उसके बाद कार्यपत्रक 99 है, दक्षता है व्यवहारिक व्याकरण, मुहावरों एवं लोकोक्तियों के अर्थ को समझते हुए प्रयोग कर पाना। तो इसमें एक मटकी के बाहर से कुछ लोकोक्ति मुहावरे लिखे हुए हैं, मटकी से उनके अर्थ निकालकर उनके सामने लिखिए। तो कुछ मुहावरे दिए रखे हैं, उनके अर्थ है मटकी में से लिखने हैं अपने उनके सामने। तो पहला है ऊंची दुकान फीका पकवान, तो इसका अर्थ होगा दिखावा अधिक काम कम। दूसरा है चारों खाने चित्त होना, तो इसका अर्थ होगा बुरी तरह से हार जाना। तीसरा है धूम दबाकर भागना, इसका अर्थ होगा डर जाना। फिर है हेंकड़ी दिखाना, तो अक्कड़ दिखाना। फिर है जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो बलशाली की जीत होना। फिर है बेपेंदी का लोटा, तो इसका होगा अवसरवादी होना। फिर दूसरा प्रश्न है, दिए गए चित्र देखकर उनसे संबंधित मुहावरे लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसे आँख दे रखी है, तो आँख का तारा, शिवम अपनी माँ की आँखों का तारा है। इसी तरह अपने को आगे लिखना है। जैसे दूसरा लिखें आँख दिखाना, तो पुत्र पिता की आँख देखकर डर गया। उसके बाद कान है, तो कान पर जूं न रेंगना, तो मोहित के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। और कान खड़े होना, अध्यापक को देखकर बच्चों के कान खड़े हो गए। फिर हाथ दे रखा है, तो हाथ पैर फूलना, शेर को देखकर बच्चों के हाथ पैर फूल गए। हाथ लगाना, हाथ लगना, तो मेरे हाथ सोने की चेन लगी। तो इस तरह हम वाक्य प्रयोग करेंगे। कार्यपत्रक 100वां है अब, इसमें दक्षता है पढ़ी अथवा देखी गई सामग्री पर अपने विचार लिख पाना।
पहला है आपके द्वारा पढ़ी गई कहानी को किसी पात्र के बारे में लिखिए। कोई भी है, जैसे शेर और खरगोश की कहानी में खरगोश शेर से अपनी जान बचाने के लिए शेर को मूर्ख बना देता है और शेर अपनी समझ से जान बचा लेता है। तो खरगोश है वो अपनी समझ से अपनी जान बचा लेता है। तो ये कहानी के बारे में आपने लिखना है। उसके बाद दूसरा है आपने टीवी में कोई धारावाहिक देखा होगा, उसके विषय में अपने अनुभव लिखिए। तो जैसे आपने कोई भी धारावाहिक देखा है तो उसके अनुभव लिखने हैं। जैसे हाँ, हमने रामायण धारावाहिक देखा है। इसमें चारों भाइयों के परस्पर प्रेम को दर्शाया गया है। पिता के वचन अनुसार पालन करते हुए श्री राम 14 वर्ष के वनवास पर गए थे। उसके बाद तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह लिखिए। तो समास विग्रह लिखना है। जैसे पाप पुण्य है तो इसका पाप या पुण्य होगा। नीलकंठ है तो नीला है कंठ जिसका, इनका विग्रह हो जाएगा। चौथा है निम्नलिखित समास विग्रह का समस्त पद लिखिए। जैसे शक्ति के अनुसार है तो इसका यथाशक्ति हो जाएगा। और मंत्रियों में प्रधान है जो, तो इसका प्रधानमंत्री हो जाएगा। उसके बाद पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित देशज और विदेशज शब्दों को पृथक कर लिखिए। कुछ शब्द दे रखे हैं, उनको देशज और विदेशज में बांटना है। तो हमारे जो शब्द है तो ये देशज है। हवा, जन्म और गाड़ी, ये हमारे देशज शब्द है। जो बाकी बच गए वो विदेशी है। जैसे मीटर, पेन, अक्ल और कैंची, ये विदेशी शब्द की श्रेणी में आएंगे। इसके बाद आकलन 18 है। इसमें पहला प्रश्न है भाववाचक संज्ञा है मानव, चढ़ना, बुढ़ापा या मिठाई। तो हमारा जो भाववाचक संज्ञा है वह है बुढ़ापा। उसके बाद दूसरा प्रश्न निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्दों का सही समूह छांटिए। तो इसमें से जो स्त्रीलिंग शब्द है उनका समूह होगा, पहले में है माली, वधू और बकरी। दूसरे में पाठिका, शेरनी, अम्बरीश। फिर है श्याम, श्यामा और शाम। फिर है चक्री, मकड़ी और टोकरी। तो इनमें स्त्रीलिंग समूह है वो है चक्री, मकड़ी और टोकरी। तो इसको सही करेंगे। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित के दो पर्यायवाची लिखिए। तो बादल के लिखने हैं तो मेघ और घन हो जाएगा। पानी के लिखने हैं तो जल और नीर लिखेंगे। उसके बाद चौथा प्रश्न निम्नलिखित नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द का विलोम शब्द में बदलते हुए वाक्यों को पुनः लिखिए। तो इन वाक्यों में क्रिया का विलोम बदलना है और पुनः लिखना है। जैसे बबली बहुत देर से खड़ी है, तो इसका हमारा जो बदल के लिखेंगे तो हो जाएगा बबली बहुत देर से बैठी है। दूसरा ख में है मनीष शीघ्र जग जाता है, तो इसका लिखेंगे मनीष शीघ्र सो जाता है। ग में है श्वेता पहाड़ पर चढ़ती है, तो उत्तर लिखेंगे श्वेता पहाड़ से उतरती है। घ में है नव्या के दादाजी दुकान पर चले गए, तो उत्तर लिखेंगे नव्या के दादाजी दुकान से आ गए। मतलब क्रिया का विलोम लिखना है। उसके बाद पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित उपसर्ग लगाकर नए शब्द लिखिए। तो अन उपसर्ग है, इसमें न के हलंत लगा है, न आधा है। तो इनसे जब हम शब्द बनाएंगे तो बनेगा अन प्लस उपस्थित अनुपस्थित हो जाएगा, और अन प्लस इच्छा अनिच्छा हो जाएगा। उसके बाद कु है तो कुपुत्र और कुमार्ग हो जाएगा। अव है तो अवगुण अवगत हो जाएगा। वी है तो विजय और विज्ञान लिख देंगे। उसके बाद प्रश्न छठा है अपने मन से काल के अनुसार एक एक वाक्य बनाइए। अपने मन से बनाना है वर्तमान काल का, तो भाविका पढ़ रही है तो वर्तमान काल में हो जाएगा। भूतकाल का वाक्य बनाना है तो दीपिका नाच रही थी, तो ये भूतकाल का हो जाएगा। और भविष्य काल का वाक्य बनाएंगे, जैसे अनीता कल उदयपुर जाएगी, ये भविष्य काल का वाक्य हो जाएगा। इसके बाद सातवां प्रश्न है नीचे दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। क में दे रखा है पत्र लिखेगा कल पिताजी को कनिष्क, तो इसको सही क्रम में लिखेंगे तो कनिष्क कल पिताजी को पत्र लिखेगा। ख में है खो जाते बच्चे हैं भीड़ में कभी कभी, तो उत्तर लिखेंगे कभी कभी भीड़ में बच्चे खो जाते हैं। फिर ग में है पाकर खुश बच्चे खिलौने हो जाते हैं, तो इसका सही क्रम लिखेंगे बच्चे खिलौने पाकर खुश हो जाते हैं। उसके बाद नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस गद्यांश को पढ़ते हैं। मिट्टी के नीचे बहुत दिनों तक बीज पड़े रहे, महीना दर महीना इसी तरह बीतता गया। सर्दियों के बाद बसंत आया, इसके बाद वर्षा की शुरुआत में एक दिन पानी बरसा,
अब और छिपे रहने की ज़रूरत नहीं थी, मानो बाहर से कोई शिशु को पुकार रहा हो। और सोए मत रहो, ऊपर उठ जाओ, सूरज की रोशनी देखो। आहिस्ता आहिस्ता बीज का ढक्कन दरक गया, दो सुकोमल पत्तियों के बीच अंकुर बाहर निकला। अंकुर का एक अंश नीचे माटी में मजबूती से गड़ गया और दूसरा अंश माटी भेद कर ऊपर की ओर उठा। क्या तुमने अंकुर को उठते देखा है? जैसे कोई शिशु अपना नन्हा सा सिर उठाकर आश्चर्य से नई दुनिया को देख रहा है। तो इसमें से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। पेड़ पौधों का जीवन चक्र, या पेड़ पौधों की उपयोगिता, या नन्हा पेड़। तो इसका शीर्षक होगा कि पेड़ पौधों का जीवन चक्र। दूसरा है, मिट्टी के नीचे पड़ा बीज कब अंकुरित हुआ। तो जो विकल्प दे रखे हैं इनमें है, मिट्टी के नीचे पड़ा बीज वर्षा की शुरुआत में 2-1 दिन पानी बरसने के बाद अंकुरित हुआ। इसके बाद 9वां प्रश्न है, गद्यांश में ऐसा क्यों कहा गया है? और सोए मत रहो, ऊपर उठ जाओ, सूर्य की रोशनी देखो। तो इसमें उत्तर लिखेंगे कि इसका अर्थ है कि समय अनुसार आलस को त्याग कर निरंतर कार्य करते रहना चाहिए, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसके बाद 10वां प्रश्न है, अपने आप को अनंत मानते हुए अपने मामा जी को जन्मदिन का उपहार भेजने के लिए धन्यवाद पत्र लिखिए। तो आप अपने मामा जी को जन्मदिन का उपहार भेजने के लिए एक, जैसे मामा जी ने जन्मदिन का कोई उपहार दिया है आपको, उनको धन्यवाद देना है, तो एक पत्र लिखना है और आप जो नोटबुक है, कॉपी है, जो उत्तर पुस्तिका है, उसमें आप लिखिए। आपका ये जो कार्यपत्रक और आकलन है, ये वर्कबुक है, ये हिंदी की पूरी हुई। धन्यवाद।